नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के नंदों तक मगध के उदय की श्रृंखला में आज फिर से एक बार व्याख्यान देने जा रही हूँ। तो अजातशत्रु की बात करें तो वह उसके लिए कहा जाता है कि अपने पिता बिंबसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था। बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु को पितृद्रोही, पितृहंता की उपाधियां दी गई है। अजातशत्रु एक साहसी योद्धा और महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसने अपने सफल युद्धों के परिणाम स्वरूप मगध राज्य की शक्ति को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। उसकी विजयों की बात करें तो उसने कौशल से युद्ध किया। कहते हैं कौशल नरेश जो प्रसेनजीत से उसका संघर्ष हुआ था। प्रसेनजीत की बहन जो कौशला देवी थी उसका विवाह बिंबसार के साथ हुआ था। बिंबसार को इस विवाह में काशी का एक गांव भी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था, किंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबसार की हत्या और उसके वियोग से जो कौशला देवी है उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रसेनजीत ने काशी के गांव पर कहते हैं पुनः अधिकार कर लिया था, जो अजातशत्रु को कहते हैं अपमान लगा, वो इसे सहन नहीं कर सका। किंतु संघर्ष का मूल कारण दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षा थी। मगध की बढ़ती हुई शक्ति कौशल के लिए असहाय थी, तो मगध अपने पड़ोसी कौशल को परास्त कर साम्राज्य विस्तार का आकांक्षी था। अतः काशी के प्रश्न को लेकर कौशल और मगध के बीच युद्ध छिड़ गया था। प्रारंभ में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को कई बार परास्त किया, परंतु अंत में अजातशत्रु की निर्णायक पराजय हुई और वह बंदी बना लिया गया था। अंत में कहते हैं प्रसेनजीत ने परम शक्तिशाली मगध राज्य के साथ संधि कर लेना ही श्रेयकर समझा था। अतः उसने अजातशत्रु के साथ संधि की, जिसके अनुसार उसने अपनी कन्या का जिसका नाम है वजीरा, उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का गांव जो था उसे पुनः दहेज में दे दिया। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि इस प्रकार अजातशत्रु ने न केवल काशी प्रांत वापस पाया, साथ ही नए वैवाहिक संबंध से अपने राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा भी उसने सुरक्षित कर ली थी। अजातशत्रु का वैशाली से भी युद्ध हुआ। कहते हैं वैशाली के लिच्छवियों से इसे युद्ध करना पड़ा था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इस युद्ध के अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र बताता है कि युद्ध का कारण यह था कि बिंबसार ने अपने दो पुत्रों हल और बेहल को अपना प्रसिद्ध हाथी कहते हैं से चनक और 18 लड़ियों का हीरों का एक हार उपहार स्वरूप दिया था। हल और बेहल वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना के पुत्र थे। जब अजातशत्रु राजा बना तो उसने अपने छोटे भाइयों से इन उपहारों को वापस मांगा था, परंतु इन दोनों ने इन्हें वापस करने से इनकार कर दिया और अजातशत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए अपने नाना चेटक के पास चले गए थे। अतः क्रोधित होकर अजातशत्रु ने चेटक के राज्य वैशाली पर दावा बोला था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र और महावग से ज्ञात होता है कि गंगा नदी के एक बंदरगाह के निकट एक पहाड़ी के नीचे हीरों की एक खान थी। इसके संबंध में अजातशत्रु और वैशाली के लिच्छवियों में यह समझौता हो गया था कि हीरों का आधा आधा बांट लिया जाएगा, परंतु लिच्छवियों ने इस समझौते का उल्लंघन किया। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने लिच्छवियों को दंडित करने का निश्चय किया था। युद्ध का कहते हैं एक कारण यह भी था। मगध में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, जबकि वैशाली में गणतंत्रात्मक। गढ़ राज्य जो है वो साम्राज्यवाद के कट्टर शत्रु थे। उन्हें समाप्त किए बिना अजातशत्रु जो है अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकता था। युद्ध की घटनाओं की बात करें तो कहते हैं किंतु लिच्छवियों को परास्त करना भी कठिन कार्य था। लिच्छवी जो गण है बहुत शक्तिशाली था और संघ में उसका प्रमुख स्थान था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को परास्त करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, क्योंकि उस समय लिच्छवियों की शक्ति और समृद्धि पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। जब अजातशत्रु ने वैशाली के राजा चेटक पर आक्रमण करने का निश्चय किया तो चेटक ने 36 गणराज्यों की एक सभा बुलाई थी और सबने लिच्छवियों को अजातशत्रु से लड़ने और पूरा सहयोग देने का वचन दिया था। ऐसी स्थिति में अजातशत्रु से महात्मा बुद्ध से अजातशत्रु ने क्या किया, महात्मा बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा था। इस पर बुद्ध ने अपनी राय देते हुए कहा था कि जब तक लिच्छवी लोग अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करते रहेंगे, नए क्रांतिकारी कानून नहीं बनाएंगे, सभा में फूट उत्पन्न नहीं होने देंगे, वृक्षों, पुरानी संस्थाओं, संतों और नारियों का सम्मान करेंगे और शासन चलाने में मेल मिलाप रखेंगे,
तब तक वजियों यानी कि लिच्छवियों की वृद्धि होगी, हानि नहीं। तो दूसरी ओर अजातशत्रु भी लिच्छवियों का अस्तित्व समाप्त करने पर तुला हुआ था। उसने घोषणा की थी कि मैं इन वजियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, चाहे वे कितने ही सशक्त और बलवान क्यों न हो, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। अजातशत्रु ने भेद नीति से काम लेते हुए अपने 2 मंत्रियों वस्कार और सुनीश को लिच्छवियों में फूट डालने के लिए भेजा था। उन्होंने 3 वर्ष तक वैशाली में निवास कर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की और लिच्छवियों में फूट डाल दी। इसके अतिरिक्त अजातशत्रु ने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटली ग्राम को युद्ध का केंद्र बनाया और यहाँ पर एक सुदृढ़ दुर्ग का भी उसने निर्माण कराया। इस प्रकार कहते हैं पूरी तैयारी करके अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मूसल नामक 2 नवीन हथियारों का प्रयोग किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार युद्ध लगभग 16 वर्ष तक चला। अंत में अजातशत्रु की पूर्ण विजय हुई और वैशाली जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अजातशत्रु के अवंती के साथ क्या संबंध रहे हैं कि अजातशत्रु का समकालीन अवंती नरेश जो प्रघोत था वह भी महत्वाकांक्षी शासक था। वह मगध राज्य की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। तो दूसरी ओर कहते हैं अजातशत्रु को भी शक्तिशाली अवंती राज्य से भय था। बौद्ध ग्रंथ ने बताया है कि जब अजातशत्रु लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में संलग्न था उस समय प्रघोत ने मगध राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। इससे भयभीत होकर अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी करवा ली थी, परंतु किसी कारण से मगध पर वह आक्रमण करने का उसको विचार त्यागना पड़ा था। इस प्रकार कहते हैं अजातशत्रु ने अपने प्रयत्नों से काशी वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाया और उसके राज्य में मगध, अंग, वाराणसी, वैशाली के प्रदेश सम्मिलित थे। अजातशत्रु के धर्म की बात करें कि उसका धर्म क्या था, तो वह कहा जा सकता है कि अपने पिता बिंबिसार की भांति ही अजातशत्रु की धार्मिक नीति भी उदार थी। जैन लेखकों के अनुसार अजातशत्रु जैन मतावलंबी था और जैन ग्रंथों का कथन है कि अजातशत्रु जो है अपनी पत्नी के साथ महावीर स्वामी के दर्शन के लिए वैशाली भी गया था और कहते हैं वहां उसने जैन शिक्षाओं और जैन भिक्षुओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। उसने यह भी कहा था कि सबसे सच्चा उपदेश महावीर स्वामी ने दिया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु बौद्ध मतावलंबी था। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु को भारी पश्चाताप भी हुआ था और उसने महात्मा बुद्ध से अपने अपराधों की क्षमा भी मांगी थी। दीर्घ निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जब उनका दाह संस्कार हो गया तो अजातशत्रु ने भी बुद्ध की अस्थियों का भाग मांगा था और उसने कहा था कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, अतः मैं उनके अवशेष प्राप्त करने का भी अधिकारी हूँ। अतः अजातशत्रु को बुद्ध की अस्थियों का एक भाग मिला था और उसने राजगृह में उन पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। महावंश के अनुसार भी अजातशत्रु का पता चलता है कि राजगृह में धातु चैतन्य उसने बनवाया और प्रथम बौद्ध संगीति का राजगृह में आयोजन किया। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के एक भरहुत लेख से प्रकट होता है कि महात्मा बुद्ध और अजातशत्रु की भेंट हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अजातशत्रु अपने जीवन के प्रारंभिक काल में तो जैन की धर्म की ओर झुका हुआ था, परंतु महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के पश्चात वह बौद्ध मतावलंबी हो गया था। डॉक्टर वी स्मिथ का मत है कि अजातशत्रु ने बौद्ध और जैन दोनों को ही संरक्षण प्रदान किया था। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु ने 25 वर्ष शासन किया, परंतु बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि 32 वर्ष उसने शासन किया। उदायन पुराणों के अनुसार अजातशत्रु जो है उसका उत्तराधिकारी दर्शक था, परंतु जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदायन ही अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि उदायन अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था और अधिकांश विद्वान इसी मत को सही मानते हैं। बौद्ध साहित्य के उदायन को भी अजातशत्रु की भांति पितृहंता कहा गया है, परंतु जैन ग्रंथ उसे पितृहंता स्वीकार नहीं करते। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अजातशत्रु की मृत्यु के समय उदायन चंपा में वायसराय के रूप में कार्य कर रहा था और अपने पिता की मृत्यु पर शोकातुर होकर मूर्छित भी हो गया था। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि गार्गी संहिता ने उदायन के लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया है, अतः वह पितृघाती नहीं हो सकता था। नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदायन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। गार्गी संहिता और वायु पुराण में कहा गया है कि कुसुमपुर अथवा
पाटलिपुत्र का निर्माण उदयन के राज्य के चौथे वर्ष में हुआ। इसे निर्मित करने के लिए उदयन ने राजगृह के व्यवसायियों और व्यापारियों को यह आदेश दिया था कि वे पाटलिपुत्र के किले के चारों ओर बस जाएं। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि अजातशत्रु की विजय से मगध साम्राज्य उत्तर में हिमालय के पास तक फैल गया था और इस विस्तृत साम्राज्य के लिए पाटलिपुत्र अधिक उपयुक्त राजधानी थी। यहीं पर पश्चिम से पूर्व तक जाने वाले व्यापार और सेना के मार्ग मिलते थे। इस दृष्टि से भी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना आवश्यक था। अवंती से संघर्ष की बात करें तो अवंती का राजा जो था उदयन का प्रबल शत्रु था। अंग और वैशाली के पतन और कौशल की पराजय के पश्चात अवंती राज्य ही मगध के प्रतिद्वंदी के रूप में शेष रह गया था। परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों के बीच संघर्ष छिड़ गया था, परंतु कहते हैं उदयन के जीवन काल में इसका कोई परिणाम नहीं निकल सका। यह युद्ध इसके बाद शिशुनागों के समय तक चलता रहा था। उदयन के धर्म की बात करें तो यह जैन मतावलंबी था। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के मध्य में एक चैत्य गृह का भी निर्माण करवाया था। 8वीं और 4थी तिथि को वह व्रत भी रखता था। उदयन की मृत्यु कैसे हुई ये बताया जाता है कि उदयन ने एक पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया था और उसके राजा को मार डाला था। इस पर मृतक राजा के पुत्र ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में शरण ली थी और कालांतर में उस राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण किया और पाटलिपुत्र में जाकर धोखे से सोते हुए उदयन की हत्या कर दी थी। इस प्रकार उसने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। कहा जाता है कि इस षड्यंत्र की रचना अवंती नरेश ने ही की थी। पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्ष तक शासन किया और महावंश के अनुसार उसने 16 वर्ष तक राज्य किया था। उदयन के उत्तराधिकारियों की बात करें तो पुराण कहते हैं कि नंदीवर्धन और महानंदित राजा बने थे, किंतु दीपवंश के अनुसार उदयन के पश्चात अनुरुद्ध, मुंड और नागदासक तीनों क्रम से अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। जैन ग्रंथ बताते हैं कि उदयन के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वंश में नहीं रहा जो उत्तराधिकारी बन सके। अतएव उदयन के पश्चात कौन कौन नरेश मगध की गद्दी पर बैठे, यह प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक था। वह पितृघाती और अत्याचारी शासक था, अतः उसकी अयोग्यता और अत्याचारों से पीड़ित मगध के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नागदासक को गद्दी से उतार दिया था और बनारस के वायसराय शिशुनाग को मगध के सिंहासन पर आसीन किया था। इस प्रकार रक्तहीन क्रांति द्वारा मगध के हर्यक वंश का अंत हुआ और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। शिशुनाग का संस्थापक वंश का संस्थापक स्वयं कहते हैं शिशुनाग था। दीपवंश और महावंश से पता लगता है कि अमात्यों और मंत्रियों ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक को सिंहासन से उतार दिया और उसके स्थान पर अमात्य जो शिशुनाग था उसको सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार रक्तहीन क्रांति के माध्यम से मगध में सत्ता परिवर्तन से हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि नागदासक के समय में पारिवारिक कलह जो था वो बढ़ता गया था, षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी थी। राजवंश जो था वो दुर्बल, शासन प्रबंध ढीला हो गया था, प्रजा में बड़ा असंतोष था। सभी लोग पितृघाती राजवंश से घृणा करने लगे थे। इसके फलस्वरूप मगध में राजनीतिक क्रांति हुई थी और नागवंश की एक दूसरी शाखा ने मगध में अपना राज्य स्थापित किया था, जिसको शिशुनाग वंश कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी सरदार और नगर शोभिनी यानी कि वैश्या की संतान था, किंतु शिशुनाग एक योग्य व्यक्ति और राजा बनने से पूर्व वह काशी का वायसराय रह चुका था। सिंहासन पर बैठते ही उसने विस्तारवादी नीति अपनाई थी और राजगृह अथवा गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया था। शिशुनाग की विजय और मगध साम्राज्य का विस्तार उसने किस तरह से किया, चलिए हम देखते हैं। शिशुनाग एक पराक्रमी और कहते हैं महत्वाकांक्षी शासक तो था ही। उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। अवंती की विजय उसके शासनकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। सर्वोच्चता के प्रश्न को लेकर अवंती और मगध के मध्य परंपरागत शत्रुता अभी तक अनिर्णित थी। प्रगोत के समय में अवंती ने वत्स को जीतकर अपनी शक्ति में वृद्धि की थी, तो दूसरी ओर मगध जो है अपने विस्तार के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः दोनों में संघर्ष जो था वो अवश्यंभावी हो गया था। अवंती का राजा जो था वो अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु प्रगोत की मृत्यु के पश्चात अवंती के सिंहासन पर कोई भी ऐसा शक्तिशाली
सम्राट नहीं बैठा जो मगध के पराक्रमी नरेशों से सफलतापूर्वक टक्कर ले सके। अतः शिशुनाग ने अवंती पर आक्रमण किया और वहां के शासक अवंतीवर्धन को परास्त कर अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस विजय मगध राज्य उत्तरी भारत का परम शक्तिशाली राज्य बन गया। इसके पश्चात वत्स राज्य पर भी शिशुनाग ने अधिकार किया। राजबली पांडे बताते हैं कि पंजाब सीमांत प्रदेशों को छोड़कर प्राय सारा उत्तरी भारत जो है वो शिशुनाग के आधिपत्य में आ गया। 18 वर्ष तक उसने सफलतापूर्वक राज्य किया और उसके पश्चात उस शिशुनाग का देहांत हो गया था। कालाशोक या कहते हैं इसको काकवर्ण भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार शिशुनाग का उत्तराधिकारी काकवर्ण था, परंतु सिंहलिक महाकाव्यों के अनुसार शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। डॉक्टर भंडारकर आदि विद्वान कालाशोक और काकवर्ण दोनों को एक ही राजा मानते हैं। मगध के सिंहासन पर बैठने के पूर्व वह काशी का प्रांतपति रह चुका था। कालाशोक ने गिरिव्रज का परित्याग कर फिर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया और उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालाशोक इस बौद्ध संगीति का संरक्षक था। इस सभा में 700 बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हुए थे। बौद्ध धर्म के संगठन में इस महासभा ने महान कार्य किया था। कालाशोक की मृत्यु जैसे बताया जाता है दीपवंश और महावंश के अनुसार इसने 28 वर्ष तक राज्य किया था। इसका अंत एक षड्यंत्र द्वारा हुआ। महाकवि जो बाणभट्ट है जिसने हर्षचरित लिखा है उसने बताया है कि कालाशोक की नगर के बाहर गले में छुरा भोंक कर ही हत्या कर दी गई थी। इसके उत्तराधिकारी जो थे वो कहते हैं कि 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक राज्य किया। महाबोधि वंश के अनुसार उनके नाम इस तरह से थे: भद्रसेन, कौरंडवर्ण, मंगुर, सर्वज्ञ, जातवेक, उभक, संजय, कौरव्य, नंदीवर्धन और पंचमक। अंत में महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का नाश करके एक नए राजवंश यानी कि नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक है वो महापद्म नंद है। यह एक निम्न कुल का व्यक्ति था। यूनानी इतिहासकार कर्टियस बोलते हैं कि महापद्म नंद का पिता नाई था और दिन भर की अपनी कमाई से बड़ी कठिनाई के साथ अपनी उदर पूर्ति करता था, परंतु अपने आकर्षक रूप के कारण वह रानी का कृपा पात्र बन गया और रानी के प्रभाव से ही वह उस समय के राजा का विश्वास पात्र भी बन गया था। परंतु बाद में विश्वासघात करके उसने अपने राजा की निर्मम हत्या की और राजकुमारों के संरक्षक के बहाने सारी सत्ता अपने अधिकार में ले ली। अंत में राजकुमारों को मौत के घाट उतारकर वह स्वयं राजा बन बैठा। इस प्रकार शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश के प्रथम नरेश महापद्म नंद ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया था। अब महापद्म नंद की बात करें तो इसके वंश और जन्म के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। पुराण कहते हैं कि ये शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन बताते हैं कि नाई का पुत्र था और उसका जन्म एक गणिका के गर्भ से हुआ था। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र में उसे नापित दास भी कहा गया है। कर्टियस ने बताया है कि वह जाति से नाई था। इस प्रकार सभी स्रोतों से ज्ञात होता है कि महापद्म नंद जो है किसी उच्च वर्ग या सम्मानित वंश से तो संबंधित नहीं था। पुराणों ने नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्म नंद दिया गया है, जबकि महाबोधि वंश में उसका नाम उग्रसेन मिलता है। ये दोनों शब्द एक ही व्यक्ति के बोधक हैं। विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि भागवत पुराण की टीका का कथन है कि नंद राजा के पास 10 पद्य सेना और अथवा इतनी ही संपत्ति थी, इसी से इसका नाम महापद्म पड़ा। उसके उग्रसेन नाम से भी प्रकट होता है कि उसके पास एक बड़ी विशाल सेना थी। साम्राज्य विस्तार इसका कहाँ तक था कि पुराणों में उसे सर्वशत्रांतक, एकराट, परशुराम के सम्मान आदि कहा गया है। इन विशेषणों से प्रकट होता है कि उसके तत्कालीन समस्त राजवंश जैसे इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन, वितिहोत्र आदि को उसने अपने अधीन किया था। यूनानी इतिहासकारों ने भी महापद्म नंद को एक शक्तिशाली राजा बताते हुए लिखा था कि व्यास के पार बसने वाली जातियां सबसे शक्तिशाली थी और एक राजा के अधीन थी। कथा सरित सागर
बताते हैं कि महापद्म नंद ने अयोध्या में सैनिक शिविर लगाया था। इससे पता चलता है कि कौशल उसके आधिपत्य में था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्म ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इस प्रांत में नहरों का भी निर्माण किया था। अश्मकों के ऊपर उसकी विजय से पता चलता है कि उसका राज्य जो है गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत में भी आज भी गोदावरी के तट पर नौनंद देहरा नामक नगर स्थित है। इससे पता चलता है कि यह राज्य भी नंद राजा के अधिकार में आ गया था। मैसूर के कई अभिलेखों के अनुसार कुंतल पर भी नंदों का शासन था। इस तरह से कहते हैं हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया है कि दक्षिण भारत का कुछ भाग भी नंद साम्राज्य के अंतर्गत था। इस प्रकार महापद्म नंद शक्तिशाली और दिग्विजयी शासक था और उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसकी सीमाएं गंगा के मैदान को पार कर दक्षिण तक विस्तृत थी। सैन्य बल की बात करें तो इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए जब ये दृढ़ प्रतिज्ञ था तो उसके लिए विशाल और शक्तिशाली सेना का उसने गठन किया था, जिसमें 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया, जबकि तारानाथ के अनुसार 29 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की बात करें तो उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। महाबोधि वंश के अनुसार इसके उत्तराधिकारी किस तरह से थे? पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, कोविशाणक, दस सिद्धक, केवर्त और घनानंद। घनानंद की बात करें तो महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश का अंतिम राजा जो था वो घनानंद था। घनानंद भी एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। घनानंद के पास अपार धन था। कथा सरित सागर के अनुसार घनानंद के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। महावंश के अनुसार सबसे छोटे भाई को घनानंद इसलिए कहते थे क्योंकि उसे धन इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उसने गंगा नदी के तल पर एक चट्टान में 80 कोटि धन एकत्रित किया था। जब काफी गहरी खुदाई करके उसने वहां कहते हैं धन गाड़ा था। अन्य वस्तुओं के साथ साथ जानवरों की खाल, गोंद, पेड़, पत्थरों पर भी कर लगाकर उसने पुनः धन एकत्रित किया था और उसे इसी प्रकार उसने छिपाया था। घनानंद की पराजय कहते हैं ये घनानंद है, ये धनानंद है। सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी थी। वह कृपण अथवा कठोर व्यक्ति था। अत्यधिक कर लगाने के कारण प्रजा उससे रुष्ट और असंतुष्ट थी। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी अलोकप्रियता का लाभ उठाया और उसे परास्त कर मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश प्रतिष्ठित हुआ। आरसी मजूमदार कहते हैं कि नंद वंश के राजाओं ने 364 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का अधिक विस्तार हुआ। बुद्ध के समय में उत्तरी भारत में विद्यमान सभी महत्वपूर्ण राज्य अब मगध साम्राज्य में समाहित हो गए थे। इस प्रकार हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के प्रतापी सम्राटों ने मौर्य वंश के सम्राटों के लिए एक साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। धन्यवाद।